प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल के लेसन के अंदर मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन किया था। मूल अधिकार वह दावा है या मूल अधिकार वह बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को प्रोत्साहित करती है। हमने मूल अधिकारों का महत्व और भारत के नागरिकों को दिए गए 5 मूल अधिकारों के बारे में कल अध्ययन किया था। आज हम मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों को दिया गया 6वां मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार दिया गया है। यद्यपि भारत के नागरिकों को बहुत सारे मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण अगर इन मौलिक अधिकारों की क्रियान्विति नहीं हो पाई तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं और मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने ऊपर लागू करवा सकते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को रखा गया था। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मेरे से यह पूछा जाए कि संविधान के किस भाग को हटा दिया जाए तो संविधान शून्य हो जाएगा। तब उन्होंने कहा था कि मेरे हिसाब से संविधान का अनुच्छेद 32 हटा दिया जाए तो संविधान निष्प्राण हो जाएगा। अर्थात संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 क्या है? जब नागरिकों को मूल अधिकार नहीं मिलते हैं तब वो न्यायालय की शरण के अंदर जाकर के अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत पहला है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। भारत का कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के अंदर जाकर के मूल अधिकार प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। जिसमें सबसे पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उस प्रार्थी के द्वारा जारी की जाती है या उस प्रार्थी के द्वारा हमसे एप्लीकेशन दी जाती है कि मेरे को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, मेरे को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है। जब उसके द्वारा ऐसी याचिका दायर की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित अधिकारी को यथा स्थिति यथा समय के ऊपर उपस्थित उस दोषी को उपस्थित करने के लिए कहा जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय उन कारणों को जानता है कि वह कौन से कारण हैं जिन कारण की वजह से इनको आरोपी को पकड़ा गया है या गिरफ्तार किया गया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि वे आरोप गलत है, वे गलत प्रकरण के अंदर पकड़ा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। दूसरी रिट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट का तात्पर्य यह है, यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायालयों के द्वारा जारी की जाती है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। जब अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे विषय के ऊपर सुनवाई करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय के ऊपर अन्य निम्न न्यायालय के द्वारा सुनवाई की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की जाती है और उनको निषेध किया जाता है कि आपको इसके ऊपर सुनवाई नहीं करनी है। इसके ऊपर सुनवाई करने का कार्य या अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। फिर तीसरी जो रिट जारी की जाती है वो है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा रिट उस अधिकारी के लिए जारी की जाती है जब कोई अधिकारी अपने अधिकारों से बढ़कर, अपने पद से बढ़कर कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अपने अधिकार से बाहर जाकर के अन्य शक्तियों का उपयोग करता है, तब न्यायालय के द्वारा ये रिट जारी की जाती है और उक्त अधिकारी को अपना अधिकार क्षेत्र बताया जाता है कि आपका अधिकार क्षेत्र ये है और इस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के आप कार्य नहीं करेंगे। जिला उद्योग केंद्र का अधिकारी और पर्यावरण विभाग का एक अधिकारी
जब जिला उद्योग केंद्र का अधिकारी वन विभाग की जमीन के ऊपर उद्योग लगाने की परमिशन दे देता है, और जब ऐसी उत्पत्ति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर उन दोनों के मध्य विचारों में टकराव हो जाए, शक्तियों में टकराव हो जाए, तब वहां न्यायालय यह तय करेगा कि उक्त अधिकारी या उक्त विभाग की शक्तियां कहां तक है या अधिकार क्षेत्र कहां तक है। तब उनको उसका उचित अधिकार बताने के लिए अधिकार पर्चा रिट जारी की जाती है। फिर आती है उत्प्रेषण रिट। न्यायपालिका के द्वारा एक रिट उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट से तात्पर्य यह है कि कोई भी वाद जब निम्न न्यायालयों के अंदर चल रहा होता है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस वाद को अपने पास मंगवाने के लिए कि भाई इस वाद के अंदर कोई संविधान का प्रश्न निहित है या कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय राज्यों के मध्य समझौते का प्रश्न निहित है, तो इसके ऊपर आप सुनवाई नहीं करके अपने से उच्चतम न्यायालय की ओर अग्रसर कर दे, प्रेषित कर दे। तो इस कार्य के लिए उनके द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के द्वारा पांचवी जो रिट जारी की जाती है वह रिट होती है परमादेश रिट। परमादेश रिट से तात्पर्य यह होता है कि अगर कोई अधिकारी अपने कार्य को नहीं कर रहा है, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है जिनका प्रयोग उसे करना चाहिए, जो कार्य उसे करना चाहिए वो कार्य वो नहीं कर रहा है, तो उक्त अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यायपालिका के द्वारा एक परमादेश रिट जारी की जाती है। और इस परमादेश रिट के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप इस आदेश का पालना करें और उक्त कार्य को करें। इस प्रकार से भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 दिया गया, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उनको मूल अधिकार दिलवाता है। इसी के साथ हमारे 6 मूल अधिकार पूरे हुए। आइए हम अब अध्ययन करते हैं मूल अधिकारों के मूल्यांकन के बारे में। मूल अधिकार का मूल्यांकन करते हैं कि क्या भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार सही है, क्या ये जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वास्तव में दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, क्या दिखावे में दिए गए हैं या वास्तविक रूप से दिए गए हैं, इसके बारे में हम उसकी अच्छाई और गुण उसका मूल्यांकन करते हैं। तब सबसे पहला आता है कि मूल अधिकारों के ऊपर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा विचारकों के द्वारा कहा जाता है कि भारत के संविधान के अंदर जो नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है, इन मूल अधिकारों के ऊपर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सदाचार का प्रतिबंध लगा दिया गया है, राष्ट्र राज्यों के संबंध का लगा दिया गया है, लोकाचार का लगा दिया गया है, अशांति का लगा दिया गया, ऐसे प्रतिबंध लगा दिया गया जिनके बारे में कहा जाता है कि एक हाथ से तो मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए और दूसरे हाथ से मूल अधिकारों को वापस ले लिया गया है। दूसरा है स्थगन संबंधी भिन्नता। भारत में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिया गया है, इन मूल अधिकारों को संकट काल में स्थगन किया जा सकता है। ये बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन संकट काल के साथ साथ उनको शांति काल में भी स्थगन किया जा सकता है। विशेषकर निवारक नजरबंदी कानून की आलोचना की जाती है। निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत व्यक्ति की सारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है और उसे नजरबंद कर दिया जाता है। हरि विष्णु कामत साहब ने ये बात कही थी कि जब हम इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब हम एक तानाशाही राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं, हम एक पुलिस राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थात निवारक नजरबंदी के द्वारा व्यक्ति की समस्त स्वतंत्रताओं को छीन लिया जाता है और उसे नजर के आगे गिरफ्त कर लिया जाता है। राजनीतिक विरोधियों के प्रति प्रयोग। यद्यपि ऐसा संविधान में कहा गया है कि शांति स्थापना के लिए, सदाचार के लिए, लोकाचार के लिए, विदेशी संबंधों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थगित किया जा सकता है, इसके ऊपर रोक लगी जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा वास्तविक प्रयोग होता है? नहीं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जो सत्ताधारी दल है
वे जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों के द्वारा जब सत्ताधारी दल के खिलाफ समय के अनुसार जब कोई उचित मांगे रखी जाती है, तब सत्ताधारी दल के द्वारा विरोधियों की आवाज दबाने के लिए समाज में दंगे फैलाने का आरोप लगाते हुए उनसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का छीन लिया जाता है, उनके ऊपर स्थगित कर दिया जाता है। अर्थात भारत में राजनीतिक विरोधियों के प्रति भी इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। शोषण से बचना मुश्किल। भारत के संविधान में महिलाओं और बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, लेकिन इस बात को भी हमें याद रखना होगा कि भारत के अंदर आज भी गरीबी है, अशिक्षा है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, ये कितने प्रकार की समस्याएं चल रही है, जिसकी वजह से समाज का एक वर्ग, महिला वर्ग, बच्चा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये वर्ग अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपने मूल अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। और एक आलोचना की जाती है जटिल न्यायिक प्रक्रिया। भारत के अंदर मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के तक जाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है, जहां भारत के ग्रामीण समुदाय का लोग, ग्रामीण समुदाय का व्यक्ति, नागरिक जब इन प्रक्रियाओं को अपनाता है तो अपनाते बहुत थक जाता है और न्याय की प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। ये थी मूल अधिकारों की मूल्यांकन, लेकिन समस्त मूल अधिकारों का मूल्यांकन करने के बाद इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को बहुत विस्तृत रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास करने के अंदर उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। फिर हम इसी के साथ इस मूल अधिकारों के अध्याय को, लेसन को यहीं पर पूरा करते हैं। हम आगे अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तब तक दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।